ओशो, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए विवाद का तूफान है तो किसी के लिए ज्ञान का सागर, एक पहेली जिसे दुनिया आज भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी शख्सियत को, इस पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से, इसी एक ख्याल से हमारी कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसा आईना जिसमें दुनिया ने जब भी झांका तो उसे अपना ही चेहरा नजर आया। और सच कहूं तो कई बार वो चेहरा देखकर दुनिया डर भी गई। ये वो आईना है जिसमें शायद हम अपने उस हिस्से को देख पाते हैं जिसे हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो फिर सवाल उठता है, आखिर कौन थे ओशो? ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है, उतना ही रेलेवेंट है जितना दशकों पहले था। और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी एक दायरे में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। उन्हें समझने की कोशिश करें तो वो हाथ से फिसलती हवा जैसे लगते हैं। कभी एक चिंगारी, कभी एक जबरदस्त बगावत और फिर अचानक एक गहरा सन्नाटा। वो जैसे विरोधाभासों का एक जीता जागता संगम थे। तो ये जो बगावत थी, ये सवाल पूछने की आदत थी, ये आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में, जहां इस पूरी क्रांति के बीच पड़े थे। बात है 11 दिसंबर 1931 की। जगह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुचवाड़ा। यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे शायद तब कोई नहीं जानता था कि वो आगे चलकर दुनिया के सोचने समझने के हर तरीके को चुनौती देने वाला है। बचपन से ही वो थोड़े अलग थे। जहां दूसरे बच्चे कहानियां सुनकर चीजों को जस का तस मान लेते थे, खासकर भगवान के बारे में, वहीं इस बच्चे के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, क्यों? ऐसा क्यों है? और ये सवाल सिर्फ भगवान तक ही नहीं रुका। जब भी वो देखते कि लोग सदियों पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे आंख बंद करके निभा रहे हैं, तो वो सीधा पूछते थे, लेकिन क्या ये सच है? उनके लिए सच कोई बनी बनाई तैयार चीज नहीं थी। नहीं, वो तो एक खोज थी। और ये खोज उनके लिए बचपन में ही शुरू हो चुकी थी। अगर उनके पूरे जीवन का एक सार निकाला जाए तो वो एक शब्द में सिमट जाता है, आजादी। सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। ये एक ऐसी चीज थी जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई समझौता नहीं किया। कॉलेज में भी यह सिलसिला जारी रहा। वहां वो अपनी बेबाक बहस और ऐसे तर्क देते थे कि प्रोफेसर तक हैरान रह जाते थे। उनका मानना था कि सच कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है जो वैसी की वैसी रहेगी। नहीं, सच तो जिंदा होता है, डायनामिक होता है, और उसे जिंदा रखने के लिए उसे लगातार चुनौती देना, उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तो बचपन और कॉलेज के बाद अब हम उनके काम के उस हिस्से पर आते हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचाई। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी को सदियों पुरानी भारी भरकम परंपराओं से निकालकर एक बिल्कुल नई, एक ताजा जबान दी। मिसाल के तौर पर मेडिटेशन यानी ध्यान को ही ले लीजिए। उन्होंने इसकी पूरी परिभाषा ही पलट दी। उनका कहना था कि ध्यान कोई काम नहीं है जो किया जाए, ये तो एक हैपनिंग है जो बस घट जाता है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कोशिश से नहीं बल्कि सहजता से मिलता है। और फिर उनका एक और जबरदस्त विचार कि किसी को भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की। सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस उस होने में ही एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। और जिन्होंने उन्हें सुना वो बताते हैं कि उनकी आवाज में सच की एक अलग ही आग थी। और उनकी हंसी में आजादी का संगीत था। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते थे, ऐसा लगता था जैसे वो अपने शब्दों से लोगों की सोई हुई चेतना पर दस्तक दे रहे हों, उसे जगा रहे हों। लेकिन एक बात तो तय है, जहां इतना क्रांतिकारी सच सामने आएगा वहां विवाद तो होगा ही। और अब हम बात करने वाले हैं उनके जीवन के सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा तूफानी दौर की, रजनीशपुरम। देखिए, ये हमेशा से होता आया है। जब भी कोई नया ताकतवर विचार सामने आता है तो जो पुरानी व्यवस्था है, जो स्टेटस को है, वो उससे टकराता ही है। और ओशो के साथ तो ठीक यही हुआ। उनका हर एक शब्द, हर एक कदम जैसे एस्टैब्लिश्ड सिस्टम के लिए एक चुनौती था। और जब चारों तरफ से, राजनीति से, संगठित धर्मों से, समाज से डर और विरोध की आवाजें उठने लगी तो उनका जवाब हमेशा की तरह बिल्कुल सीधा और सरल था। वो कहते थे, मैं कोई नया धर्म बनाने नहीं आया, ना ही कोई नया सिद्धांत दे रहा हूं। मेरा काम तो बहुत सिंपल है, मैं तो बस तुम्हें
तुमसे ही मिलवाने आया हूं। तो 1981 में वो अमेरिका पहुंचे और वहां ओरेगोन के एक रेगिस्तान में रातों रात रजनीशपुरम नाम का एक पूरा शहर खड़ा कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही साहसिक प्रयोग था। एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश जहां इंसान बिना किसी पुराने बोझ के एक नए ढंग से जी सके। तो सोचिए, एक तरफ क्या चल रहा था, समाज में बदलाव का डर, जबरदस्त राजनीतिक विरोध और मीडिया की बनाई हुई गलत फहमियों का एक पूरा तूफान, और दूसरी तरफ इन सब के बीच में ओशो थे, बिल्कुल शांत, अपनी मस्ती में, जैसे कीचड़ के बीच एक कमल खिला हो। रजनीशपुरम के बाद अब हम उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो वो अपने पीछे छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो आज भी उतनी ही जिंदा है। तो अमेरिका के उस अनुभव के बाद दुनिया के कई देशों ने उन्हें अपने यहां आने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार 1987 में वो भारत वापस आ गए और यहां पुणे में उन्होंने ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की नींव रखी। एक ऐसी जगह जो आज भी दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक मक्का की तरह है। और फिर 1990 में अपना शरीर छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने अपना आखिरी और शायद सबसे जरूरी संदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो, मेरी बातों का कोई संदेश मत बना लेना, कोई धर्म मत बना लेना, मुझे एक अनुभव की तरह जीना। ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। एक्सपीरियंस हमेशा किताबी ज्ञान और सिद्धांतों से ऊपर है। तो सवाल यह है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, ओशो इतने रेलेवेंट क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी डरने के लिए नहीं, नाचने के लिए है, एक उत्सव है। उन्होंने बताया कि ध्यान कोई बोरिंग गंभीर चीज नहीं, वो एक सेलिब्रेशन है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आईना दिखाया कि जिंदगी तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन तो हमारे दिमाग में है। यही वजह है कि उनके शब्द आज भी लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। और अब एक आखिरी बात, एक ऐसा विचार जो शायद उनकी पूरी सोच का, उनकी पूरी टीचिंग का निचोड़ है कि ओशो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभव है, एक खुला दरवाजा, एक निमंत्रण हर उस शख्स के लिए जो भीड़ से अलग हटकर खुद को जानने की हिम्मत रखता है।